बच्चों का ना। मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सहाचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। पिछली कक्षा में हमने प्रस्ताव और प्रस्ताव के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम क्या है। बीकॉम पाठ प्रथम व बीकॉम ऑनर्स पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के वाणिज्यिक विधि के प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम ये आज अध्ययन करेंगे। वैधानिक नियमों के संदर्भ में प्रस्ताव के बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये बताई गई कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पक्षकारों के बीच ठहराव किया जाएगा तो एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा और दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इसके संबंध में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, अधिकतम पर प्रतिबंध नहीं है। यानी कि प्रस्ताव एक व्यक्ति भी रख सकता है और 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। इसी तरह से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रस्ताव रख सकते हैं और 1 या 1 से अधिक व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह वैधानिक होगा। प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है कि यदि नरेंद्र धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाने का एक प्रस्ताव रखता है तो यह एक वैध प्रस्ताव माना जाएगा, क्योंकि यह किसी कार्य को करने के संबंध में है। प्रस्ताव किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। ए बी को अपशब्द कहता है, मानहानि करता है, बी मानहानि करने की धमकी देता है और यदि ये कहता है कि आप दावा मत करो, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, तो इस तरह से यह किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में है और कानूनन रूप से ये चीज़ गलत थी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रस्ताव रखता है तो वह प्रस्ताव भी वैध माना जाएगा। प्रस्ताव करने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार की सहमति यानी कि सम्मति प्राप्त करना होना चाहिए। इसमें इस बात को समझाया गया कि जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्ति की सहमति और सम्मति उसको प्राप्त हो। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, यानी किराए का मकान, आधुनिक रूप से सुसज्जित, स्पष्ट प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए कि किराए के लिए मकान चाहिए, आधुनिक रूप से सुसज्जित होना चाहिए, अन्य कोई बातें आवश्यक हों, अन्य कोई विषयों की आवश्यकता हो, तो ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। प्रस्ताव सामान्य अथवा विशिष्ट हो सकता है। इस संबंध में 1893 का एक विवाद श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का बड़ा उल्लेखनीय है, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, या प्रस्ताव जो है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की बातें प्रस्ताव के अंतर्गत वैध मानी जाएंगी। प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। इस संबंध में भी 1913 का एक मामला बहुत उल्लेखनीय है, जिसमें लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त का मामला उल्लेखनीय है। इसमें था कि अगर कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखता है तो प्रस्ताव का संवहन होना, जानकारी में आना आवश्यक है। तो ये बात भी इसके अंतर्गत वैधानिक नियमों में शामिल की गई है। प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित भी हो सकता है। इसमें इस बात को कि वैसे सामान्यतः यह बात मानी जाती है कि प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्रस्ताव अगर गर्भित रूप से भी रखा जाता है तो वह प्रस्ताव भी वैध माना जाएगा। प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है,
यानी कि प्रस्ताव लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, टेलीफोन के द्वारा, टेलेक्स, तार, रेडियो, टीवी, अखबार। टेप किया हुआ प्रस्ताव वैध नहीं माना जाएगा, लेकिन इनमें से किसी भी माध्यम से अगर प्रस्ताव का संवाद होता है तो वह वैध माना जाएगा। प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सहमति प्राप्त होनी चाहिए वह दबाव से ना हो, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, इसलिए इस बात को भी यहाँ शामिल किया गया है। अंतिम बात वैधानिक नियमों के संदर्भ में ये बताई गई कि प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संवहन भी आवश्यक है, कि अगर जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव को रखता है तो प्रस्ताव से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रकार की जो भी शर्तें हों, कंडीशंस हों, उनकी सूचना भी स्वीकर्ता को होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने प्रस्ताव के वैधानिक नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।